तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका आज के टॉपिक अफगान संकट, अफगान क्राइसिस में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में दो पार्ट है। जो मेन दो पार्ट आप याद करेंगे, एक थ्योरी से समझना जो आप पढ़ के समझेंगे, और दूसरा मैप पर समझना। तो जैसे ही मेरा थ्योरी का काम खत्म होगा, अफगानिस्तान के बारे में, उसके भौगोलिक, उसके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बता दूंगा, तब मैं आपको सारी बातें मैप पर बताऊंगा। लेकिन मैं लिखवा यहाँ चुका हूँगा, तो वहाँ मैप पर सिर्फ बोलूँगा और दिखाऊँगा, और आपको वहाँ से सब समझ लेना है। क्योंकि अगर मैप के साथ साथ लिखूँगा तो वहाँ आपको फिर कन्फ्यूज़न होगी। तो लिखा हुआ यहाँ से समझोगे, और मैप में ही सारा फिर देर से दिखा दूँगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अफगान संकट या अफगान क्राइसिस। तो 12th क्लास, अफगान संकट, अफगान क्राइसिस में अफगानिस्तान के बारे में आपको दो बातें याद रखनी, जो दो बातें बहुत मेन है। उसकी लोकेशन, कि वो दुनिया में कहाँ पर है, और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रहे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है। और स्थिति, जैसे कि उसके पड़ोसी देशों के साथ में उसकी क्या स्थिति है, कौन सी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, कौन से क्षेत्र को, कौन कौन सी ज़मीनों को जोड़ता है, कौन कौन से देश उससे आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसकी स्थिति और पड़ोसी देश, या लोकेशन और नेबर कंट्रीज़, हिंदी इंग्लिश में इतना हो जाएगा। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी नेबर कंट्रीज़ कौन है। दूसरी बात, जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, उसके वहाँ पे जो भौगोलिक जलवायु है वो कैसी है, और उसकी जोग्राफिकल विशेषताएं क्या हैं, या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जोग्राफिकली उसके पास जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें क्या क्या आता है, किस तरह का है, उस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, जोग्राफिकली उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जलवायु अर्थात उस क्षेत्र की जलवायु, जो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन बताया, वो कैसी है, और उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं कैसी हैं, जैसे कितने पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मैदान वगैरह, वो सब वहाँ पर कैसा है। उसी से इसका सारा महत्व बन जाता है कि अफगान संकट इसी से ही उत्पन्न होता है, कि उसकी कंडीशन ही ऐसी है, कुछ उसके वहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी है। और अफगानिस्तान संकट, इसको हम मैप पे भी करेंगे, क्योंकि मैप पे ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैप वाला बाद में करेंगे, पहले थ्योरी का जो है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेन पॉइंट, फिर सारा मैप पर करेंगे। तो 12th क्लास, अफगानिस्तान क्या है और उसका जो बॉर्डर है उसके कौन कौन से देशों के साथ है। सबसे पहली बात बता दूं, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब स्थल रुद्ध कंट्री है या देश है। हिंदी में स्थल रुद्ध याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो लैंड लॉक भी याद रखना। स्थल रुद्ध कंट्री है, मतलब इसके साथ कोई भी सी रूट इसको अवेलेबल नहीं है। समंदर के रास्ते ये किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, जो आगे आपको बता दूंगा कि क्यों बन गई ये समस्या इंडिया के लिए। तो कोई भी सी रूट या समुद्र से सीमा इसकी नहीं लगती, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। अब ये तीन क्षेत्रों को जोड़ता है, या तीन तरफ से घिरा हुआ जो है उसके पास है। साउथ वेस्ट एशिया, या यूं कह लो टोटली एकदम लगभग वो वेस्ट का ही आ जाता है, लेकिन साउथ वेस्ट बोला जाता है। यहाँ से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये ईरान से। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया हमारे परम मित्र पाकिस्तान से। और सेंट्रल एशिया, देखो सेंट्रल एशिया वाले को थोड़ा दिमाग लगा के समझना। पहले सेंट्रल एशिया के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता था 1991 से पहले होता था यूएसएसआर या सोवियत संघ से, लेकिन सबको पता है 1991 में टुकड़े हो गए उसके। तो अब उसका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि से इसका बॉर्डर शेयर है, जो हम मैप पर आपको दिखाएंगे पूरी अच्छी तरह से। तो ये है अफगानिस्तान की स्थिति, लोकेशन, और उसकी नेबर कंट्रियाँ या पड़ोसी कंट्रियाँ। लैंडलॉक है, साउथ वेस्ट एशिया को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, साउथ एशिया से भी जुड़ता है, सेंट्रल एशिया से भी जुड़ता है। मतलब इन तीनों पार्ट को जोड़ने वाला, साउथ वेस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को और साउथ एशिया को जोड़ने वाला जो एक जगह है, कि आप यहाँ से इसके ज़रिए तीनों क्षेत्रों में जा सकते हैं, और वो कौन से देश है ये भी पता लग गए। ये एक अफगानिस्तान काम करता है।
तो 12th क्लास कौन सा रीजन किसको जोड़ता है तो वो तो पता लग गया, लेकिन इंडिया अफगान बॉर्डर, भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर कहां पे जुड़ता है? देखो इसके दो बड़े विवाद है। एक जो वास्तविक है, रियलिटी है, रियलिटी में इंडिया का अब भारत के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी भी POK, ये हमारे कश्मीर वाले में आएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, इसको हम अभी भी अपने इंडिया का पार्ट मानते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला भी था कि इंडिया का 106 किलोमीटर का भाग, 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, साझा करता है या राजनीतिक सीमा है। लेकिन हम POK को इंडिया का हिस्सा माने तो अफगानिस्तान के साथ हमारी ये सीमा टच होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि POK अभी पूरा पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हमारे पास अभी डायरेक्टली अफगानिस्तान तक जाने आने का सीधा इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है, वो वाया पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़रिए ही जाया जाएगा, क्योंकि लैंड लॉक पूरी तरह से इंडिया के साथ कोई जो लैंड थी उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, किसका? पाकिस्तान का। तो इंडिया का देखा जाए तो बॉर्डर है, क्योंकि हम POK को इंडिया का मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में तो नहीं है। अब हम चलते हैं इसके क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो 12th क्लास, अब आते हैं इसके जियो क्लाइमेटिक या इसकी भौगोलिक विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। 2/3 क्षेत्र, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ एरिया हिल्स, माउंटेन्स, पहाड़ी और पर्वतीय है। जो 2/3 अप्रोक्स 70% या लगभग 70%, 70% एरिया जो है वो पहाड़ी और पर्वतीय है, हिल्स और माउंटेन से ही घिरा हुआ है। बाकी का जो क्षेत्र है वो भी कोई खास अच्छा नहीं है, पथरीला और रेतीला, स्टोनी और सैंडी है, मतलब रेत, पत्थर, पत्थर वाली रेत, रेत पे पत्थर, ये सब बिखरा हुआ है। सिर्फ 12% ही इसके पास ऐसा एरिया जो एरेबल या जिसे कृषि योग्य एग्रीकल्चर जहां पर आप कर सकते हैं, या यूं कह लो जो कि एक सुगम क्षेत्र है, जो इजी एरिया इसके पास अवेलेबल है जिस पर ये कुछ काम कर सकता है। बाकी या तो पथरीला या ये है या हिल्स और माउंटेन्स का है, और ये बहुत बड़ी समस्या बनता है। कैसे, उस पर आ जाते हैं, उसके बाद हम इसको मैप पर देखकर आगे बढ़ेंगे। तो 12th क्लास अब हम पढ़ते हैं जल्दी से इसके बैकग्राउंड के बारे में। ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा कर रखा था, अब ये कहने की बात नहीं है कि तब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो पाकिस्तान तब बना नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ। अफगानिस्तान भारत और सोवियत संघ के बीच या यूं कह लो रूस के बीच एक बफर स्टेट या बफर रीजन का काम करता था। बफर क्या होता है? जो दोनों के बीच में आ जाता है और उसकी वजह से वो दोनों आपस में नहीं मिल पाते। तो अफगानिस्तान ब्रिटेन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि रशिया को अगर इंडिया में आने से रोकना था, सोवियत संघ को उस वक्त वहाँ के रास्ते से, तो अफगानिस्तान के ज़रिए ही रोकना था। इसीलिए अफगानिस्तान एक बफर क्षेत्र या बफर जोन की तरह काम करता था। भारत पर जितने भी पुराने ज़माने में जितने भी इन्वेडर्स आए, आक्रमण हुए, जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए इन्वेजन करने, आक्रमण करने, वो ज़्यादातर यहीं से आए, लगभग सारे अफगानिस्तान के माध्यम से ही आए, क्योंकि ईरान के रास्ते से बहुत कम आए ज़्यादातर, क्योंकि पहाड़ी रास्ते से आने में छुप कर आ जाते थे और फिर अचानक हमला करते थे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन, यूँ कह लो इतना मुश्किल और दुर्गम क्षेत्र है कि इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। ये इतना डिफिकल्ट या यूं कह लो दुर्गम स्थान है, इतना दुर्गम, डिफिकल्ट या मुश्किल इलाका है कि यहां पर सड़क, यातायात या ऐसा कोई भी ढांचा, रोड, ट्रेवल, जिसे आप कहते हैं कम्युनिकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ का सड़क, रोड्स, हाईवेज, बड़े बड़े कनेक्शन, कम्युनिकेशन, संचार प्रणाली बिल्कुल ना के बराबर है। सड़क यातायात बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ सड़कें बनाना आसान ही नहीं है। सब पहाड़, पर्वत, रेतीले पत्थर, इस जगह पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ये सब भी यहाँ पर बहुत कम है,
क्योंकि यहाँ बनाना ही आसान नहीं है, इलाका ही बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल, बहुत दुर्गम क्षेत्र बोला जाता है इस पर। तो रिमोट एरिया जहाँ एक दूसरे से कनेक्टिविटी या जुड़ाव ही नहीं है। तो ये बात बहुत याद रखना, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ढांचा इनके पास बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में मौजूद है ही नहीं लगभग, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत ही मुश्किल इलाका। बढ़ते हैं इसी बैकग्राउंड में आगे। तो 12th क्लास मैंने आपको बताया बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है या मुश्किल इलाका है, इसीलिए यहाँ सड़क, परिवहन ढांचा, रोड, हाईवे, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ाव बहुत कम है, वेरी लो है। यहाँ बहुत से देशों ने, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की, सदियों से ऐसा होता आया कि बहुत से लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इतना मुश्किल दुर्गम इलाका है कि वो कोशिश तो की पर कर नहीं पाए। क्योंकि यहाँ के इलाके को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के लोग चुपचाप छुप जाते हैं, फिर अचानक हमला करते हैं, क्या करें। रास्ते ही ऐसे हैं, रास्ता ही नहीं है यूं कह लो, मतलब इलाका ही इतना दुर्गम है। इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि इसके बहुत से देशों ने, शासकों ने, इन्वेडर्स ने, कंट्रीज ने कब्जा करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की, ट्राई किया, एफर्ट किया, परंतु कर नहीं पाए। इसीलिए इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर मतलब साम्राज्यों का कब्रिस्तान, कि कितने ही साम्राज्य इसके अंदर दफन हो गए, लेकिन इसको कंट्रोल या नियंत्रण में नहीं रख पाए, पूरी तरह से इसको अपने ऊपर कंट्रोल या कह लो इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए। अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, अफगानिस्तान का फाउंडर या स्थापक बोला जाता है अहमद शाह अब्दाली को। अब ये नाम आपको सुन के ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, अभी फिल्म भी आई थी संजय दत्त वाली, पानीपत की लड़ाई 1761 की, मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान के शासक थे उन्हीं के बीच में हुई थी। हालांकि इसमें मराठा हार गए थे, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान का जो फाउंडर, इससे आपको पता लग गया कौन है। ब्रिटेन, अफ़गानिस्तान, अंग्रेज़ और अफ़गानिस्तान के बीच में भी 3 युद्ध हुए। आप कहोगे अंग्रेज़ कैसे, क्योंकि इंडिया पे कब्ज़ा तब अंग्रेज़ों का था, और उस वक्त के कब्ज़े के दौरान भी अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की अफ़गानिस्तान को जीतने की। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन अंग्रेज़ों की कोशिश थी कि किसी तरह वहाँ से रशिया को दूर रखा जाए। 3 वॉर हो चुके हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। भारत, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, अलग नहीं था, इसीलिए भारत और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को, जो अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा कहलाती है, उस सीमा रेखा को या बॉर्डर लाइन को डूरंड रेखा या डूरंड लाइन बोला जाता है। याद रखना, ये लाइन अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच हो गई है, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था और विभाजन या पार्टीशन नहीं हुआ था, तब ये डूरंड लाइन इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। अभी इसके आगे चलते हैं बैकग्राउंड में। तो अब आते हैं 12th क्लास, हम इसकी आबादी पर, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कौन है और कितने % है। ज़्यादातर आबादी या लगभग सारी आबादी इनकी जनजाति है, ट्राइबल्स है। जनजातीय ट्राइबल जो कबीलों में रहने वाले, जैसे हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति बोलते, अनुसूचित जनजाति जिनको बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ जनजातीय आबादी ज़्यादा है, ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल में सबसे ज़्यादा आते हैं इनके पास पश्तून। पश्तून नाम की जो जनजाति है सबसे ज़्यादा है। इस पश्तून की वजह से ही अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करने की कोशिश की। ये मान के चलो पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ से बॉर्डर, हालांकि मैं उसको दिखा दूंगा। पश्तून को अफ़गानिस्तान में ही रोका जा सके, इसके लिए अंग्रेज़ चाहते थे, लगातार युद्ध होता रहता था। लेकिन ये पश्तून बहुत ज़्यादा चालाक और बड़े लड़ाके थे। वो बार बार, कभी जैसे ही अफ़गानिस्तान में इनका कोई संकट आता था तो ये पाकिस्तान में आ जाते थे, जो उस वक्त का भारत था, और जैसे यहाँ कोई इनको मारता था तो वो उस तरफ चले जाते थे। मतलब ये लगातार पाकिस्तान या वर्तमान जो पुराना भारत है उसमें लगातार इनका आना जाना लगा रहता था। वहाँ कोई इनको युद्ध होता था या संकट आता था, भारत की तरफ भागते थे। भारत की तरफ कोई युद्ध, इनको संकट होता था तो ये उधर अफ़गानिस्तान की तरफ भाग जाते थे। तो पश्तून को रोकने के लिए ही लगातार ब्रिटेन ने कोशिश जारी रखी और 3 युद्ध भी अफ़गानिस्तान से लड़े। अब आते हैं नंबर 2 पर कि वो आबादी कौन सी है। तो 12th क्लास, नेक्स्ट है तजिक जनजाति, जो वहाँ पर लगभग 27%
के क्षेत्र पर रहती है। अब हम आते हैं तीसरे और चौथे पर। तो 12th क्लास उसके बाद आते हैं उज्बेक और हजार्स। इनके जनजातियों के नाम है उज्बेक और हजार। ये हजार थाउजेंड मत समझ लेना, हजार उन जनजाति का नाम है। हजार ये 19% पाए जाते हैं अफगानिस्तान में। बाकी जो बच गए वो इधर उधर से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अब आपको इनकी जनजातियों का पूरा अंदाज़ा होगा कि कौन कौन लोग वहाँ रहते हैं। ये पश्तून का याद रखना, इनको रोकने के लिए ही अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बार बार कभी इंडिया कभी अफ़गानिस्तान में आते जाते रहते थे। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पहले कि अफ़गानिस्तान और उसके जो पॉलिटिकल बॉर्डर है, राजनीतिक सीमा है, वो किस किस क्षेत्र से कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहले आप ये जो ऊपर की तरफ देखोगे ये है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये मध्य एशिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मध्य एशिया के देश हैं। लेकिन ये तीनों ही देश पहले यूएसएसआर या सोवियत संघ में आते थे। 1991 में सोवियत संघ विघटन डिसइंटीग्रेशन के बाद ये अलग अलग देश बन गए। तो मध्य एशिया से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इन तीनों देशों से लगता है। अब आप आओगे साउथ वेस्ट एशिया। यहाँ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ये ईरान से लगता है, और साउथ एशिया में या दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इंडिया के साथ इसका बॉर्डर कौन सा शेयर है। देखो ढंग से देखना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हम इंडिया का पार्ट बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में पाकिस्तान के कब्ज़े में, और यहाँ से इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा अफ़गानिस्तान से, जिसकी लगभग सीमा 106 किलोमीटर बोली जाती है। कहीं 80 लिखी है, कहीं 60, लेकिन अभी हमारे होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि हम 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ अफ़गानिस्तान से। पर प्रॉब्लम ये है कि ये आप पार्ट देख रहे हो जितना हरा, ये इसीलिए देखो एक वाइट लाइन जा रही है नीचे, ये वाली, ये असल में इस पे कब्ज़ा जो है वो पाकिस्तान का है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो हमारा क्योंकि कश्मीर अभिन्न अंग है तो हम इसे बोल देते हैं हमारा है, और हमारा बॉर्डर या सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। लेकिन एक्चुअल जो हमारा पूरा कंट्रोल है हमारा राजनीतिक और सैनिक का, वो इस क्षेत्र पर नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अफ़गानिस्तान किस किस क्षेत्र को कहाँ कहाँ से पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जोड़ता है। अब हम चलते हैं इसके फिज़िकल मैप पर या फिज़िकल टर्नओवर पर। तो देखो ये अफ़गानिस्तान का फिज़िकल मैप है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है बहुत अच्छी, मैंने आपको बताया था कि इसका लगभग 2/3 क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आप देखो ये जितना भी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है जो ये ब्राउन ब्राउन है, लगभग 70% ये पहाड़ी और पर्वतीय एरिया है, माउंटेन्स और हिल से कवर है। ऑलमोस्ट इसको ये मान लो कि इसको अप्रोचेबल नहीं है, सड़क वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, हाईवे इत्यादि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मौजूद हैं। ये जो एरिया है थोड़ा सा, ये जो आप हरा हरा एरिया देख रहे हैं, ये छोटा सा जो एरिया है ये ही इसका थोड़ा अप्रोचेबल है। इसमें भी इस तरफ जो है ये रेतीला रेगिस्तान, जहाँ ईरान से लग रहा है ये रेतीला रेगिस्तान है और पथरीला है। टोटल 12% ये एरेबल या यूँ कह लो कि एग्रीकल्चरल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर छुपने के लिए और गोरिल्ला वार के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा, यूँ कह लो कि पहाड़ी, चट्टाने, पथरीला, यहाँ पर कुछ भी करना एक असंभव काम है। रिमोट एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है, वेरी डिफ़िकल्ट, और यूँ कह लो कि एक मुश्किल है कि इस जगह पर पूरी तरह से अप्रोचेबल या इसको अपने नियंत्रण में रखना। इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर या साम्राज्यों का कब्रिस्तान बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैप देखकर, और मैंने आपको पहले थ्योरी में समझा दिया है। अब बढ़ते हैं इस अफ़गान क्राइसिस में आगे।